नमस्ते। हमारी सीरीज चुनौती 2025 चैलेंजेस ऑफ 2025 में आज आशमा सिंह जी मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है आशमा जी। मैं थोड़ा आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बहुत बात कर चुके हैं, इन सब पे तो बात होती रहती है, लेकिन स्पेसिफिकली जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, और खास करके मैं बिल्कुल शिशु की नहीं, मतलब जो स्कूल जा रही हैं और अब करियर को देख रही हैं, अगर उनको हम केवल उनको फोकस करें तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि वो क्या चुनौतियां 2025 में उनकी प्रमुख चुनौतियां हैं? थोड़ा इस पे और थोड़ा जो आप एक बैकग्राउंड बताते हैं कि कैसे ये इवॉल्व हुआ, उसको भी अगर आप कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आशमा जी। देखिए, अगर हम इसको पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में लें तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में तो खैर अब घट के केवल 910 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर रह गई हैं, परंतु विश्व का पूरे आंकड़ों में करीब हमारी आधी जनसंख्या स्त्रियों की या लड़कियों की है। उस आधी जनसंख्या होने के बाद 2/3 वर्किंग आवर्स या काम करने वाले घंटे हमारी महिलाओं के होते हैं, क्योंकि वो बाहर भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी पूरे विश्व के असेट्स हैं उनमें केवल 1/10 हिस्सा हमारी महिलाओं का है। मात्र 1/10 पूरे विश्व के आंकड़ों में। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि जब हम 2/3 कार्य करते हैं तो 1/10 एसेट्स पे हमारा नियंत्रण क्यों हुए। तो इसके साथ फिर हमें देखना पड़ता है कि आखिर क्या कारण है। और जैसे आपने यंग लड़कियों के बारे में पूछा, तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या आज हो गई है यंग लड़कियों में कि लड़कियों की जनसंख्या घटती चली जा रही है। बूढ़ी उम्र की औरतें बढ़ रही हैं, क्योंकि जो डेथ रेट है वो औरतों का कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी औरतों की अधिक है, लेकिन यंग पॉपुलेशन में कमी आती जा रही है। तो जैसे जैसे यंग पॉपुलेशन में कमी आएगी, स्वाभाविक है कि हर पुरुष को एक स्त्री नहीं मिलेगी और फिर उसके अंदर गलत भावनाओं का प्रादुर्भाव भी होगा ही। क्योंकि राजस्थान के कुछ गांव है, मध्य प्रदेश के कुछ गांव है जहां शादी करने को कोई लड़की तैयार ही नहीं होती, कोई लड़की नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तो चलिए, आपने लड़कियों की ही समस्या को उठाया है, तो एक बड़ी अच्छी नई कविता मुझे याद आई, पुष्पमित्र साहब की है कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़ग उठा लो, अपना चीर तुम खुद ही संभालो। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उनके ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार बढ़ते जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि कुछ विकृत भावनाएं लड़कियों में भी आएंगी और तभी ये होता है कि मिलिटेंसी इन विमेन्स लिब बढ़ती चली जा रही है। जी जी। मैं अश्विन जी एक चीज और कहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन अब हम उसको नहीं ला, हो क्या रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीवन, सब लोग कहते हैं वंचित वर्ग, दलित वर्ग, ओबीसी, लेकिन मुझे लगता है इस देश का जो सबसे वंचित, सबसे दलित, सबसे ओबीसी तो महिलाएं हैं, और उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, घर में जरूर पार्टिसिपेशन है, लेकिन आप नेता को देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, आप नौकरी में खुद रही, आपके साथ कितनी आपके उसमें महिलाएं थी। मैं इसका कारण क्या है? हम कह रहे हैं बहुत तरक्की कर रहे हैं, वेयर द प्रॉब्लम लाइज? देखिए, जहां तक डिसीजन मेकिंग है, हाँ, घर में तो डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में महिला की ही होती है। वही घर में जो चाहती है वो खाना बनता है, पुरुष को चुपचाप खाना पड़ता है, बच्चों को चुपचाप खाना पड़ता है। लेकिन हाँ, बाहर निकल के हम लोग कम आए हैं। हमारा वर्क पार्टिसिपेशन, इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो लिटरेसी परसेंटेज है हमारे यहाँ इस समय, बेसिक शिक्षा या लिटरेसी लड़कों की 78% है, वेरेज लड़कियों की 64% है। तो लिटरेसी में ही इतना फर्क है। अब पॉपुलेशन लड़कों की बढ़ती जा रही है, लड़कियों की कम, जबकि लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती है। हम सब लोग के घर में ये है
बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लोग फोकस्ड होती हैं, उनका दिमाग 10 जगह नहीं होता। इसी तरह से जैसे आपने वर्क स्फीयर में लिया कि देखिए, जब मैं अपना एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी, जब शुरू में हम लोग सर्विस में आए तो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस जो हमने ज्वाइन की, वो हमारा पहला बैच था जिसमें 3 महिलाएं थी। हमारी ट्रेनिंग भी बड़ी मुश्किल से पूरी हुई, क्योंकि काफी लूप होल्स थे कि रेलवे लॉज के हिसाब से लड़कियां इंजन पे नहीं बैठ सकती, तो वो सब रूल्स वगैरह चेंज किए गए। लेकिन जब पोस्टिंग की बात आई तो जो अधिकांश मेल ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि हम लेडीज को अपने यहाँ पोस्टिंग में नहीं लेंगे। लेकिन मात्र 2 वर्ष का समय लगा। 2 वर्ष के अंदर जब एक बार उन्होंने देखा कि गधे की तरह से सारा बोझ इन्हीं महिलाओं पे डाला जा सकता है, तो हम लोगों की बड़ी मांग हो गई। हर आदमी कहने लगा ये हमें दीजिए, हमें दीजिए। तो महिलाएं अभी भी, क्योंकि बाहर के क्षेत्र में पुरुषों से कम है, इसलिए यदि एक बार वो कोशिश कर लेती हैं तो उनके लिए ज्यादा आसान हो जाता है समाज में एक स्थान बनाना। हमने देख लिया है जो बड़े बड़े बाकी भी जितने क्षेत्र हैं उसमें जो भी महिलाएं आगे आ रही हैं वो बहुत आगे आ रही हैं पुरुषों से। लेकिन हाँ, अधिकांश महिलाओं को अभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है कि वो बाहर जाएं और बाहर के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाएं। तो ये जब भी मौका मिलता है वो अवश्य दिखाती है। ठीक, मैं एक दो ऐसे इश्यूज हैं जो सोशल इश्यूज हैं, लोग बोलना नहीं चाहते हैं इस पे। मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूंगा। हम सब जो हिंदू परिवार से आते हैं, और मैं सार्वजनिक रूप से ये कहूंगा और मानूंगा कि हम लोग जब और देश का कानून ये कहता है कि जो संपत्ति हमारी है उसमें बहन का या बेटी का भी उतना ही हिस्सा है जितना किसी बेटे या भाई का है, लेकिन हम लोग देते नहीं। 99% केसेस में हम लोग उसमें, जिसको मैं कहूंगा शुद्ध बेईमानी करते हैं और कहते हैं नहीं उसकी तो शादी हो गई थी तो दहेज में दे दिया, या उसको कोई जरूरत नहीं है उससे एनओसी ले लेते हैं। मैं इस पे भी एक थोड़ा, क्योंकि जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 1/10 आधा होना चाहिए, मैं 19-20 मान सकता हूं। इस मानसिकता को, जिससे मैं भी प्रभावित हूं, मतलब मैं उससे बाहर नहीं हूं, इसको कैसे एड्रेस किया? देखिए, प्रॉपर्टी बहुत छोटी चीज है, उसको हमने इतना ज्यादा महत्व दे दिया है आज के युग में, जो ठीक नहीं है। अगर महिला काबिल है तो वो, अगर आप देखिए तो अपने ससुराल की प्रॉपर्टी में भी हक मांगेगी, वहां भी उसका आधा हिस्सा है, और मायके की प्रॉपर्टी में भी हक मांगेगी। तो फिर मतलब स्क्यूड हो जाएगा सोशल बैलेंस, कि महिला को 3/4 हिस्सा मिला, पुरुष के लिए 1/4 बच गया। इसलिए प्रॉपर्टी लॉज में अगर उसे एक तरफ की प्रॉपर्टी मिल गई है, पति की प्रॉपर्टी में पूरा आधा अधिकार उसका है, तो दूसरे तरफ की प्रॉपर्टी अगर वह स्वेच्छा से फॉरगो कर जाती है तो इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन हाँ, यदि उसे आवश्यकता है तो वो जहां चाहे ले लेने की उसको पूरी स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए, और एक समाज में एक ऐसा वातावरण बन जाना चाहिए कि भाई जिसको आवश्यक है वह वो संपत्ति का उपयोग करे, उसके हिसाब से रहे, उसको देखे। जी, मैं एक चीज और, हालांकि उसके कारण सबको पता है। नॉर्थ में हम लोग जब उत्तर भारत की बात करते हैं, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं लखनऊ में आज भी अपनी पत्नी के साथ इस उम्र में भी रात में 8-9 बजे के बाद अकेले जरा घूमते हुए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहता है खटका। और यही जब साउथ में जाते हैं, गोवा जैसी जगह चले जाते हैं जहां सब कुछ है, वहां पे वो जो महिलाएं हैं घर की, जो लड़कियां हैं घर की, वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। ये एक फिनोमेना जो बहुत टिपिकल ऑफ हिंदी बेल्ट है, इस पे जरा समझना चाहेंगे क्यों ऐसी साइकोलॉजी हो गई? ये अवश्य आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि इधर जो हमारी यूपी की बेल्ट है, यूपी बिहार और इस जगह, यहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा में मतलब मुझे अपने बेटे और बेटी को अगर कहीं भेजने में लगता है तो मुझे बेटे के लिए भी उतना ही भय लगता है जितना बेटी के लिए, कि भाई बड़े घर का लड़का है, इसके ऊपर निगाहें हैं लोगों की, तो इसको बचा के रखो। जो शरीफ है वो बाहर नहीं निकल सकता, तो औरतों की भी शराफत है कि वो बाहर नहीं निकल पा रही है। वरना देखिए, आप अगर
अगर लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में चली जाइए तो सब सब्जी वाली, मछली बेचने वाली और जो औरतें हैं वो पुरुष से ज्यादा ही तेज हैं और पुरुष से ज्यादा सक्षम हैं। एक दिन मुझे याद आया कि हम और हमारी बड़ी बहन कह रहे थे कि दिल्ली में बस से चलेंगी, तो हमारी बेटियां कहने लगी कि नहीं नहीं तुम लोग बस से मत जाना। तो हमने कहा आप बस से चल सकते हो, हम क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा यहाँ दिल्ली के आदमी जो है वो यंग एज की लड़कियों को नहीं छूते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो पलटवार करेंगी। उनको ये होता है कि मिडिल एज से जो कुछ कर नहीं सकती उसी को छुओ। तो ये है कि जो भी शरीफ और निर्बल दिखेगा समाज में उसको प्रताड़ित किया जाएगा। तो औरत जब शरीफ और निर्बल दिखेगी तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा, वही अगर विद फुल कॉन्फिडेंस जाएगी तो उसको कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। साउथ में जो आप खुद कह रहे हैं, साउथ में देखिए एक तो पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं है, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल में पर्दा प्रथा नहीं है, साउथ में पर्दा प्रथा नहीं है, गुजरात में पर्दा प्रथा नहीं है। तो जहां भी पर्दा प्रथा नहीं है वहां औरत में अपने आप एक कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा आ गया है। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल के आगे पुरुष स्वयं नतमस्तक हो जाता है और अगर डरी सहमी औरत को देखेगा तो उसी के ऊपर हावी होगा। तो ये औरतों को खुद ब खुद अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग, अपना स्टाइल ऑफ मूवमेंट बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा इससे मतलब एक दो बहुत कॉमनली, और ये बहुत से लोग बहुत लूजली कह देते हैं अरे उनके कपड़े ठीक पहनने चाहिए। मतलब मुझे ये बहुत कोफ्त होती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं? कपड़े ठीक है, कपड़े अगर वो लड़के गलत पहनना तो लड़की, लेकिन ये लड़की के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना कि उसको कपड़े ठीक पहनने चाहिए, ये तो बहुत ही अजीब सी मानसिकता है। एक हम विदेशी सभ्यता से घिरे हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर तो औरतें कभी ब्लाउज पहनती ही नहीं थी, सिले हुए कपड़े नहीं पहनती थी। एक रविंद्रनाथ टैगोर की एक भतीजी थी जिसके साथ ये केस हो गया था कि ब्रिटिश क्लब के अंदर वो बिना ब्लाउज पहने चली गई तो उसको बाहर गार्ड्स ने रोक दिया कि नहीं आप नहीं जा सकती। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो ब्लाउज है ही नहीं। तो ये कपड़े जबरदस्ती औरत के ऊपर थोप दिए गए। हम विदेशी सभ्यता, अंग्रेजी और मुसलमानी सभ्यता से प्रभावित होकर हमने अपनी औरत को दबा ढका दिया। तो कपड़े वो जैसे चाहे, और जो है क्या जानवर बिना कपड़े के घूमते हैं तो किसी को कुछ अजीब लगता है? तो ये तो जबरदस्ती एक चीज हमने थोप दी और कह दिया कि नहीं ये मानो, ये आपको मानना है। तो आखिर क्यों मानना है? मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए क्योंकि एक बड़ा मेनेंस है और उसको हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। मैं जब ये सीरीज कर रहा हूं तो मैंने कश्मीर में जब बात की तो मुझे लगा 370 या स्टेटहुड की बात करेंगे। उन्होंने कहा साहब वो तो है, हमारा जो पहला कंसर्न है वो ड्रग है। मतलब दे आर टेलिंग कि ड्रग एक बड़ा कंसर्न है। मैं जब बिहार में एक अनुपम है हल्ला युवाओं को किया तो मैंने मुझसे क्या, तो मुझे लगा कि शायद रोजगार और बेरोजगारी पे बोलेंगे। उन्होंने कहा साहब रोजगार बेरोजगारी छोड़ दीजिए, बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए और गांव के पीछे अगर 4-5 लड़के आपको ड्रग करते। अब ये एक ऐसा इश्यू है जो मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं का एक बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि महिलाओं के, लड़कियां नहीं है इसमें इन्वॉल्व, ज्यादातर इसमें 99% में कहूंगा लड़के हैं, लेकिन एक मेनेंस है। इसमें क्या रोल हो सकता है और क्या इसको कैसे, क्योंकि हर एक की एक दिक्कत है कि मेरा लड़का नहीं कर सकता है, जबकि ये हमारे और आपके दरवाजे की कुंडी भी खटखटाई जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे मैं जरा समझना चाहूंगा, यू हैव समथिंग टू से ऑन दिस। देखिए कश्मीर एक ऐसा स्थान है जहां आपको मालूम होगा इतिहास में करीब 9th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक औरतों ने ही राज्य किया है। एक के बाद एक महिला शासक हुई है और उन्हीं ने कंट्रोल किया है। एंड द बेस्ट ऑफ उनके बेस्ट ऑफ कवि, पोएट, सब महिलाएं ही रही हैं। तो एक ड्रग मेनेस केवल कश्मीर के लिए नहीं, पर ये मेनेस पूरे के पूरे इस समय नॉर्थ इंडिया में तो बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। अब मैं तो बस्ती में रहती हूँ और अधिकांश समय यही देखती हूँ कि आदमी पूरी जो भी अर्न करता है दारू पी के आ जाता है और रात में झगड़ा होता है। घर चलाने का काम औरत को ही करना पड़ता है। तो ये ड्रग मेनेस में अपने बच्चों को सही संस्कार देना, और संस्कार भी आप जानते हैं पुरुष कम ही दे पाता है, संस्कार महिला को ही देने पड़ते हैं। तो हाँ आप सही कह रहे हैं, महिला के सामने सबसे बड़ी चुनौती
है कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे सके और उसको उतनी फुर्सत मिले कि वो संस्कारों का रोपण कर सके। वरना अगर महिला केवल पैसा कमाने में ही लग जाएगी कि उसको बच्चों को खाना देना है, तो खाना और संस्कार के में खाना प्राथमिकता ले लेगी, तो उसका समय सब निकल जाता है केवल भरण पोषण में, और उसके पास इतना समय नहीं बच पाता कि वो संस्कार दे सके। प्लस जो इसमें सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे संयुक्त परिवारों का टूटना। एक समय था पुराना, हम और आप सब इससे होंगे, कि हमारे बाबा नाना दादी बैठ के हम लोग को रोज रात में कहानियां सुनाया करते थे। अब वो कहानी सुनाने वाले कहाँ गए? माँ बाप के पास समय ही नहीं है, तो अच्छी बातें अच्छी कहानियां सुनाने वाले घर में बचे ही नहीं। तो इसके लिए पुनः अगर हम संयुक्त परिवार को नहीं अपनाते तो ना औरतों के लिए घर के बाहर काम करना संभव है और न ही बच्चों को सही शिक्षा देना संभव है। आशा जी, मैं अंतिम प्रश्न, क्योंकि मेरे मन में आ गया, मैंने कहा पूछ लूं, एक नई समस्या और आ रही है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हमारे समाज में भी, जो विवाह के बाद लोगों का संबंध विच्छेद बहुत आसानी से आजकल काफी कॉमन हो गया है, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत कॉमन है। उसका एक जो मैं बड़ा कारण मानता हूं कि लड़कियां अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उनकी अपनी से है। पहले तो उनको भाई रहना ही होता था कि आपको कैसे भी हो इसमें, लेकिन एक बहुत कॉमन चीज कही जाती है कि वो जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो मोबाइल है, लड़की जो है अपनी माँ से बात करती है और इस कारण से होता है। ये एक बहुत लूज कमेंट होता है। मैं इस पे भी कहूंगा भाई वो स्वावलंबी बन रही है, आप अपने लड़के को क्यों नहीं सिखा रहे हैं कि उसको भी अगर घर का काम है, कोई आजकल मेड तो एक ही टाइम सुबह आके चली जाती है, तो उसको भी उतनी जिम्मेदारी उसकी भी। ये कहीं ना कहीं उस पुरुष वर्ग को भी समझाने की जरूरत है, विच इज अ प्राइम रीजन आपके हिसाब से। देखिए, महिला को जो विवाह के बाद जो स्टेटस, जो इज्जत दिया जाता था, वो सबसे अच्छी तरह से उसका वर्णन हमें मिलता है अथर्ववेद में, कि जब औरत आती थी गृह लक्ष्मी के रूप में तो उसका स्वागत होता था, उसकी पूजा होती थी और वो सबसे पहला प्रसाद की थाली उसको दी जाती थी, और वो जो ग्रहण करने के बाद जो झूठन छोड़ देती थी, वो झूठन थी जिसको हम बिरादरी भोज कहते थे, कि बिरादरी भोज में वो झूठन डाल दी जाती थी, कि तब ये होता था कि उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेबिलिटी। आज के समाज में अगर लड़की अपनी माता से बात कर रही है तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों के जो उसको स्नेह है या जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आखिर उसको क्यों एक आलंबन के लिए किसी पुराने साथी या माँ का पल्लू पकड़ना पड़ रहा है आज भी? तो वो माँ का पल्लू तो तभी तक थामेगी जब तक उसको अपने ससुराल से वो स्नेह नहीं मिल पाएगा। तो अगर पुरुष अपनी पत्नी को स्नेह देगा, हर चीज में उससे डिस्कस करेगा, वो लोग मिलजुल के घर के बारे में निर्णय लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये समस्या अपने आप कम हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल में ट्रांजिशन फेज है, लेकिन ये चीजें सेटल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशमा जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।